नमस्कार। मैं राहुल गौड़। आपको नए साल 2022 की बहुत बधाई। आशा है इस साल में हम सब स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। आप में से जो मेरी तरह 70-80 के दशकों में बड़े हुए हैं, उन सभी को अपने छोटे बड़े शहरों में आयोजित सोवियत पुस्तक प्रदर्शनियां और वहां मिलने वाली सस्ती लेकिन बेहद आकर्षक और रंग बिरंगी छपाई से लबरेज किताबें और पत्र पत्रिकाएं जरूर याद होंगी। उस समय के सोवियत रूस की राजनीतिक और सामाजिक झांकियां लिए पत्रिकाओं के अलावा वहाँ बहुत बड़ा खजाना रूस के महान लेखकों की रचनाओं के अनुवाद संस्करण होते थे, जो बच्चों और किशोरों के बीच खासे लोकप्रिय थे। रादुगा प्रकाशन मॉस्को और प्रगति प्रकाशन मॉस्को शायद आज भी बहुत लोगों को याद होंगे। इन बेहद पठनीय और रोचक कहानियों और चटक रंगों में बने उम्दा चित्रों ने निश्चित ही हम में से कईयों के लिए कल्पना लोक के नए दरवाजे खोले। उस समय की किताब श्रेष्ठ रूसी बाल कथाएं में से एक कहानी हिरनौटा मैं आपके लिए आज पढ़ने वाला हूं। इसे लिखा है दिमित्री मामिन सिबेरियाक ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है योगेंद्र नागपाल ने। ये कहानी, जैसा कि प्राकथन में ईगर मत्याशोव लिखते हैं, वफादारी की, प्रेम की सर्वविजयी शक्ति की कहानी है। आइए कहानी का पाठ शुरू करता हूं। बहुत दूर कहीं उराल पहाड़ों के उत्तरी भाग के घने जंगल में तीचकी नाम का एक गांव था। गांव में सिर्फ 11 घर थे, या यूं कहिए कि 10, क्योंकि 11वां घर सबसे अलग बिल्कुल जंगल के पास ही था। गांव के चारों ओर चीड़ आदि सदाबहार पेड़ों का वन ऊंची दीवार सा खड़ा था। फर वृक्षों की चोटियों के पीछे कुछ पहाड़ दिखाई देते थे। इन विशाल नीले सुरमई पहाड़ों ने तीचकी को चारों ओर से अपने घेरे में बंद कर रखा था। सबसे पास था झरनों का पहाड़, जिसकी सफेद चोटी खराब मौसम में धुंधले बादलों के पीछे छिप जाती थी। झरनों के पहाड़ से बहुत से सोते और झरने बहते थे। ऐसा ही एक झरना तीचकी तक आता था और सर्दी गर्मी 12 महीने लोग उसका ठंडा ओस सा निर्मल जल पीते थे। तीचकी में घर बेतरतीब बने हुए थे, जिसका जहां बनाया बना लिया। 2 घर ऐन नदी के तट पर थे, एक पहाड़ की तेज ढलान पर और बाकी नदी किनारे इधर उधर बने हुए थे। तितर बितर हो गई भेड़ों के समान। तीचकी में कोई गली भी नहीं थी। घरों के बीच बस एक पगडंडी चली गई थी। तीचकी वालों को गली की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई घोड़ा गाड़ी तक न थी जिससे वे गली में चलाते। गर्मियों में यह गांव दुर्गम दलदलों और झाड़ झंखाड़ भरे जंगल से घिरा होता था, सो संकरी जंगली पगडंडियों से भी वहां मुश्किल से ही पहुंचा जा सकता था, और वह भी सदा नहीं। बारिशों के दिनों में पहाड़ी नदियां उफनती और तीचकी के शिकारियों को 3-3 दिन तक पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता। तीचकी के सभी मर्द शिकार के धत्ती थे। सर्दियां हों या गर्मियां, वे जंगल में ही घुसे रहते थे। अच्छा था कि जंगल भी बगल में ही था। हर मौसम का अपना शिकार होता था। जाड़ों में वे भालू, मार्टेन, भेड़िए और लोमड़ी का शिकार करते थे। शरद में गिलहरी का, वसंत में जंगली बकरियों और गर्मियों में भांति भांति के पक्षियों का शिकार करते थे। संक्षेप में 12 महीने उनको भारी काम करना होता था, जो अक्सर खतरे से खाली नहीं होता था। जंगल के बिल्कुल पास ही बने घर में बूढ़ा शिकारी येमेल्या अपने नन्हे पोते ग्रिशुक के साथ रहता था। येमेल्या का लकड़ी के लट्ठों का बना घर जमीन में धंसा हुआ लगता था। उसमें बस एक ही खिड़की थी। छत की लकड़ियां कब की सड़ चुकी थीं। चिमनी ईंटों का ढेर बनकर रह गई थी। येमेल्या के घर के चारों ओर बाड़ नहीं थी, न ही फाटक था और न ही कोई कोठरी ही। घर के दरवाजों पर बने लट्ठों के चबूतरे तले रात को भूखा लीस्को हूकता रहता था। लीस्को पूरे गांव का एक सबसे अच्छा शिकारी कुत्ता था। हर बार शिकार पर निकलने से पहले येमेल्या बेचारे लीस्को को 3 दिन तक भूखा रखता था, ताकि वे अच्छी तरह शिकार ढूंढे। दादा दादा, अब तो हिरन हिरनौटों के साथ घूम रहे होंगे, है ना दादा? एक दिन शाम को नन्हा ग्रिशुक दादा से पूछ रहा था।
उसके मुंह से बोल मुश्किल से निकल रहे थे। हाँ बेटे, हिरनौटों के साथ घूम रहे हैं, पेड़ की छाल से अपने लिए जूता बनाते हुए दादा ने जवाब दिया। दादा, हिरनौटा ले आओ तो कितना अच्छा रहे, हैं दादा? हाँ हाँ बेटे, लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। गर्मियां आ गई हैं, अब हिरनौटों के साथ कुकुरमाछियों से बचने के लिए घने झुरमुटों में छिपेंगे। बस तभी मैं हिरनौटे का शिकार कर लाऊंगा, तुम थोड़ा सब्र रखो। लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी सांस भरी। ग्रीष्म सिर्फ 6 बरस का था। पिछले 2 महीनों से वे लकड़ी के तख्त पर हिरण की गर्म खाल उड़े पड़ा हुआ था। वसंत में जब बर्फ पिघल रही थी तभी उसे सर्दी लग गई थी और वह तब से ठीक ही नहीं हो पा रहा था। उसका सांवला चेहरा पीला पड़ गया था, लंबा हो गया था, आंखें बड़ी बड़ी लगने लगी थी, नाक तीखी हो गई थी। ये मिल्या देख रहा था कि पोता दिन पर दिन घुलता जा रहा है, पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर भी पिलाता रहा था, 2 बार उसे हम्माम में भी ले गया था, पर बच्चे की हालत सुधर नहीं रही थी। ग्रीष्म खाता भी कुछ नहीं था, रोटी का टुकड़ा चबा लेता और बस। वसंत से बकरी का नमक लगा मांस बचा हुआ था, पर ग्रीष्म उसकी ओर देखना तक नहीं चाहता था। छाल के जूते बन चले थे। दादा सोच रहे थे, देखो तो क्या चाहता है, हिरनौटा। जैसे तैसे हासिल करना ही होगा। ये मेलिया 70 बरस का हो चला था। बाल सफेद, कमर झुकी हुई, शरीर दुबला पतला और लंबी लंबी बाहें। ये मेलिया के हाथों की उंगलियां मुश्किल से मुड़ती थी, मानो वे काठ की बनी हो, पर चलता वह फुर्ती से था और थोड़ा बहुत शिकार भी कर लेता था। हाँ, बूढ़े की नजर जवाब देने लग गई थी, खास तौर पर जाड़ों में जब धवल हिम झिलमिलाता था, हीरों की कनियों की तरह चमकता था, तब बूढ़े येमिल्या को बहुत तकलीफ होती थी। येमिल्या की आंखों की वजह से ही चिमनी ढह गई थी और छत सड़ गई थी, और खुद भी वे अक्सर घर पर बैठा रहता था जबकि दूसरे लोग जंगल में होते थे। बूढ़े के लिए चैन से घर पर आराम से रहने के दिन आ गए थे, पर कोई उसकी जगह संभालने वाला नहीं था। ऊपर से ग्रीष्म को भी बस उसी का सहारा रह गया था। बूढ़े येमिल्या को उसकी देखभाल करनी थी। ग्रीष्म के बाप को 3 साल पहले ताप हुआ था, उसी में वह मर गया था। मां जाड़े की एक शाम को बेटे के साथ गांव से घर लौट रही थी जब भेड़ियों ने उन्हें आ घेरा था। यह चमत्कार ही था कि बच्चा बच गया। मां की टांगों पर जब भेड़िए टूट पड़े थे तो उसने बेटे को अपने शरीर से ढक लिया था और ग्रीष्म बच गया था। बूढ़े दादा को पोते का पालन पोषण करना पड़ा, ऊपर से ये बीमारी आ गई। मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। जून महीने के आखिरी दिन थे। तीजकी में इन्हीं दिनों सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती थी। बूढ़े और बच्चे ही घरों पर रह गए थे। शिकारी जंगलों में हिरणों का शिकार करने जा चुके थे। येमिल्या के घर में बेचारा लीस्को 3 दिन से भूख से ऊक रहा था, जैसे भेड़िए जाड़ों में ऊकते हैं। लगता है येमिल्या शिकार पर जा रहा है, गांव में औरतें कह रही थी। यह सच था, सचमुच ही। थोड़ी देर में येमिल्या तोड़ेदार बंदूक हाथ में लिए घर से निकला, कुत्ते को खोला और जंगल की ओर चल दिया। वह छाल के नए जूते पहने था, कंधे पर झूला लटक रहा था जिसमें रोटी थी। उसने फटा पुराना कफ्तान और सिर पर हिरन की खाल का कंटोप पहन रखा था। बूढ़ा कई बरसों से हल्की टोपी नहीं पहन रहा था। सर्दी गर्मी में हिरन की खाल का कंटोप ही पहने रहता था, जो उसके गंजे सिर की पाले से भी और गर्मी से भी अच्छी तरह रक्षा करता था। अच्छा ग्रीष्म बेटे, अब तुम मेरे आने तक ठीक हो जाओ, येमिल्या ने चलते हुए पोते से कहा। बुढ़िया मलान्या तुझे देख जाया करेगी, मैं जाकर तेरे लिए हिरनौटा लाता हूं। दादा, हिरनौटा लाओगे ना? कहा तो बेटे, ले आऊंगा। पीला पीला हिरनौटा? हाँ बच्चे, पीला पीला। अच्छा, मैं तुम्हारी बाट जोहूंगा, देखना गोली चलाओगे तो निशाना न चूकना। येमिल्या कई दिनों से हिरणों के शिकार पर जाने की सोच रहा था, लेकिन पोते को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। मगर अब उसकी हालत कुछ सुधरी लगती थी, सो बूढ़े ने किस्मत आजमाने का फैसला किया था और बूढ़ी मलान्या भी ग्रीष्म की देखभाल करने को तैयार हो गई थी। घर पर अकेले बैठे रहने से यही अच्छा था। जंगल येमिल्या के लिए घर के समान ही था। वह जंगल को जानता भी कैसे नहीं, जबकि सारी उम्र
वह बंदूक और कुत्ते के साथ जंगल में घूमता जा रहा था। चारों ओर 100 मील तक वह सारी पगडंडियां, सारी निशानियां जानता था। अब जून के अंत में जंगल बड़ा ही सुहावना लग रहा था। तरह तरह की घास और बूटियों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। हवा में भीनी भीनी महक थी और आकाश में गर्मियों का स्निग्ध सूरज चमक रहा था। जंगल और घास पर कल कल बहती नदी और दूर के पहाड़ों पर प्रकाश बरसा रहा था। हाँ, जिधर नजर जाती वहीं मनभावना दृश्य नजर आता था। ये मिल्या कई बार रुका, सांस लेने को और इधर उधर देखकर आंखों से सुख पाने को। जिस पगडंडी पर वह जा रहा था वह सांप की तरह बल खाती बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के तेज उभारों से बचकर निकलती हुई पहाड़ पर चली गई थी। बड़े बड़े पेड़ काटे जा चुके थे। रास्ते के आसपास भोज के नए पेड़ और मधु लवंग की झाड़ियां उग रही थी। रोवान वृक्षों के हरे छत्र फैले हुए थे। जहां तहां नए फर वृक्षों के घने झुरमुट भी थे। रास्ते के पास ही उनकी हरी बाड़ बनी होती, पंजेनुमा झबरीली टहनियां फैली होती। पहाड़ के बीच तक पहुंचकर एक जगह से दूर के पहाड़ों और तीचकी का खुला नजारा दिखता था। गांव गहरी तंग घाटी के तल पर खोया हुआ था। किसानों के घर यहां से काले धब्बों से लगते थे। येमेलिया आंखों को धूप से बचाते हुए देर तक अपने घर को देखता रहा और पोते के बारे में सोचता रहा। पहाड़ से उतरकर जब वे फर वृक्षों के घने जंगल में घुसे तो येमेलिया ने कहा, चल लीस्को, ढूंढ। लीस्को को 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी। वह अपना काम अच्छी तरह जानता था। अपनी नुकीली थूथनी से जमीन सूंघता हुआ वह हरे झुरमुट में खो गया। थोड़ी देर को ही पीले चकत्तों वाली उसकी पीठ नजर आई। शिकार शुरू हो गया था। भीमकाय फर वृक्षों की नुकीली चोटियां आसमान तक उठी लगती थी। झबरीली टहनियां एक दूसरे में गुंथी हुई थी और उनसे शिकारी के सिर के ऊपर अभेद्य छत बनी हुई थी, जिसमें से कहीं कहीं ही सूरज की किरण इठलाती चली आती थी और पीली सी काई पर सुनहरा चकत्ता बना देती थी या पर्णांग की चौड़ी पत्ती को चमका देती थी। ऐसे जंगल में घास नहीं उगती। येमेलिया कालीन जैसी नरम काई पर चला जा रहा था। कुछ एक घंटों तक शिकारी इस जंगल में भटकता रहा। लीस को तो मानो धरती में समा गया था। बस कभी कभार ही पांव तले टहनी चटक जाती या कोई चटकीला कटफोड़वा एक पेड़ से उड़कर दूसरे पर जा बैठता। येमेलिया बड़े ध्यान से चारों ओर सब कुछ देख रहा था। कहीं कोई निशानी तो नहीं है। हिरन अपने सींगों से कोई टहनी तो नहीं तोड़ गया। काई पर कहीं खुरों के निशान तो नहीं। जंगल में कहीं कहीं काई के बीच जमीन उभरी हुई थी और इन उभारों पर घास उगती थी। येमेलिया देख रहा था कि यह घास कहीं नुची हुई है कि नहीं। अंधेरा घिरने लगा था। बूढ़े को थकावट महसूस होने लगी थी। रात काटने का भी कोई इंतजाम करना था। शायद हिरनों को दूसरे शिकारियों ने डरा दिया है, येमेलिया सोच रहा था। पर तभी लीस्को के किकियाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी और आगे कहीं टहनियां चटकी। येमेलिया फर के तने से सट कर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा। यह हिरन ही था। 10 सींगों वाला सुंदर हिरन, सभी वन्य पशुओं में सबसे भव्य जीव। लो, उसने अपने सींगों को पीठ से लगा लिया और ध्यान से सुनने लगा। हवा को सूंघने लगा ताकि पलक झपकते ही बिजली की तरह हरे झुरमुट में गायब हो जाए। बूढ़े येमेलिया ने हिरन को देख लिया, पर वह बहुत दूर था। गोली वहां तक नहीं पहुंचेगी। लीस को झुरमुट में लेटा हुआ था। सांस रोके गोली चलने का इंतजार कर रहा था। उसके नथनों में हिरन की गंध थी। गोली चली और हिरन तीर की तरह भाग उठा। येमेलिया का निशाना चूक गया था। लीस को भूख के मारे हुक उठा। बेचारे कुत्ते को हिरन के भुने मांस की गंध आ रही थी। बड़ी सी हड्डी दिखाई दे रही थी जो मालिक उसे देगा, लेकिन इसके बजाय उसे भूखे पेट सोना पड़ रहा था। बहुत ही बुरी बात थी। चलो मौज लेने दो उसे, हमें तो हिरनौटा पाना है। सुना तूने लीस को? रात को 100 साला फर वृक्ष के नीचे आग के पास बैठे हुए येमेलिया कह रहा था। कुत्ता अपनी नुकीली थूथनी अगले पंजों पर रखे दुम हिला रहा था। उसके भाग में आज बस रोटी का सूखा टुकड़ा ही लिखा था जो येमेलिया ने उसे दिया। 3 दिन तक येमेलिया
जंगल में भटकता रहा और सब बेकार। हिरनौटे के साथ हिरन उसकी नजर में नहीं आए। बूढ़े को लग रहा था कि उसमें अब और हिम्मत नहीं रही, मगर खाली हाथ घर लौटने का साहस भी वह नहीं कर पा रहा था। लीस को बिल्कुल उदास हो गया था और दुबला पड़ गया था। हालांकि इस बीच दो एक छोटे छोटे खरगोश उसने पकड़ लिए थे। तीसरी रात भी उन्हें जंगल में आग के पास काटनी पड़ रही थी। सपने में भी बूढ़े येमिलिया को पीला सा हिरनौटा दिखता था, जैसा ग्रीशुक ने लाने को कहा था। बूढ़ा देर तक निशाना बांधता रहता, पर हर बार हिरन भाग निकलता। लीस्को को भी शायद हिरन दिख रहे थे, क्योंकि वह कई बार किकियाया था और भौंकने लगा था। चौथे दिन जब शिकारी और कुत्ता बिल्कुल निढाल हो गए थे, अचानक ही उन्हें हिरन और हिरनौटे के निशान मिल गए। वे पहाड़ की ढलान पर फर के घने झुरमुट में थे। सबसे पहले तो लीस्को ने वह जगह ढूंढी जहां हिरन ने रात काटी थी, और फिर घास में खोई खुरी भी सूंघ निकाली। हिरनी और हिरनौटा है। घास पर छोटे और बड़े खुरन्यास देखते हुए येमिलिया सोच रहा था, आज सुबह यहीं थे। लीस्को, ढूंढ भैया ढूंढ। चिलचिलाती धूप थी, हवा में तपस थी। कुत्ता जीभ बाहर निकाले झाड़ियां और घास सूंघ रहा था। येमिलिया मुश्किल से टांगे घसीट रहा था। अचानक जानी पहचानी चटक और सरसराहट सुनाई दी। लीस को घास पर सपाट हो गया, जरा भी हिलडुल नहीं रहा था। येमिलिया के कानों में पोते के शब्द गूंज रहे थे, दादा हिरनौटा लाना, पीला हिरनौटा हो। वह रही हिरनी। कितनी सुंदर थी हिरनी। वह जंगल के सिरे पर खड़ी थी और सहमी सी सीधे येमिलिया की ओर देख रही थी। कीड़े मकोड़ों का झुंड उसके ऊपर मंडरा रहा था, जिससे वह रह रहकर सिहर उठती थी। नहीं, तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगी, येमिलिया अपने घात स्थान से बाहर निकलते हुए सोच रहा था। हिरनी काफी पहले ही शिकारी की गंध पा चुकी थी, पर वह निडर होकर उसकी हरकतों को देखे जा रही थी। मुझे हिरनौटे से दूर ले जाना चाहती है, रेंग रेंग कर उसके पास पहुंचते हुए येमिलिया के मन में आया। बूढ़ा निशाना बांधना ही चाहता था कि हिरनी सावधानी से थोड़ी दूर भाग गई और फिर खड़ी हो गई। येमिलिया फिर अपनी बंदूक के साथ रेंगने लगा। फिर वह हौले हौले हिरनी के पास पहुंचा और फिर से जो ही उसने गोली चलानी चाहिए, हिरनी भाग खड़ी हुई। कई घंटों तक येमिलिया बड़े धीरज से हिरनी का पीछा करता रहा। वह बुदबुदा रहा था, तू हिरनौटे से दूर नहीं जा पाएगी। मनुष्य और पशु का यह द्वंद्व सांझ ढले तक चलता रहा। शिकारी को छिपे बैठे हिरनौटे से दूर ले जाने की चेष्टा में मां ने 10 बार अपनी जान खतरे में डाली। बूढ़े येमिलिया को अपने शिकार की इस निडरता पर गुस्सा भी आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी। आखिर बचकर तो वह जा नहीं पाएगी। कितनी बार उसने इस तरह अपनी बलि दे रही मां को मारा था। लीस को परछाई की भांति अपने मालिक के पीछे पीछे रेंग रहा था, और जब हिरन नजरों से बिल्कुल ओझल हो गया तो हौले से अपनी गर्म नाक उसकी टांग पर मारी। बूढ़े ने पलट कर देखा और फौरन नीचे झुक गया। उससे कोई 20 गज दूर मधु लवंग की झाड़ी तले वही पीला हिरनौटा खड़ा था, जिसकी खोज में वह 3 दिन से भटक रहा था। बड़ा प्यारा हिरनौटा था, कुछ ही हफ्तों का, पीले पीले रोए और पतली टांगे, सुंदर सिर पीछे को उठा हुआ था, और जब वह ऊपर की टहनी को पकड़ना चाहता तो अपनी लचीली गर्दन खींचता। शिकारी के हृदय की धड़कन मानो थम गई थी। उसने बंदूक का घोड़ा चढ़ाया और नन्हे असहाय जीव के सिर का निशाना साधा। बस एक क्षण और नन्हा हिरनौटा अंतिम चीख के साथ घास पर लुढ़क जाता। पर इसी क्षण बूढ़े शिकारी को याद हो आया कि कितनी वीरता के साथ इसकी मां इसकी रक्षा कर रही थी। यह भी याद हो आया कि कैसे उसके ग्रीशुक की मां ने भी अपनी जान देकर बेटे को भेड़ियों का निवाला होने से बचाया था। बूढ़े येमिलिया के दिल पर सहसा एक चोट सी लगी और उसने बंदूक नीची कर ली। हिरनौटा पहले की तरह झाड़ी के पास टहल रहा था, पत्तियां नोच रहा था
और जरा सी आहट सुनने को चौकन्ना था। येमेलिया ने जल्दी से खड़ी होकर सीटी बजाई। नन्हा हिरनौटा बिजली की तरह झाड़ियों में गायब हो गया। वाह रे, कैसे दौड़ता है, बूढ़ा कह रहा था और कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। तीर सा उड़ गया, देखा ली इसको, भाग गया हमारा हिरनौटा। ठीक है, अभी तो उसे बड़ा होना है, देख तो कितना फुर्तीला है। बूढ़ा देर तक एक ही जगह पर खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा, हिरनौटे को याद करता रहा। दूसरे दिन येमेलिया अपने घर लौटा। दादा, हिरनौटा लाए? ग्रिशुक ने पूछा, जो बड़ी बेसब्री से दादा के लौटने का इंतजार करता रहा था। नहीं ग्रिशुक, पर मैंने देखा था उसे, पीला था। हाँ, पीला पीला और थूथनी काली। झाड़ी के नीचे खड़ा पत्तियां नोच रहा था। मैंने निशाना साधा और चूक गए। नहीं ग्रिशुक, मुझे तरस आ गया नन्हे हिरनौटे पर, हिरनी पर। मैंने सीटी बजाई और बस हिरनौटा चौकड़ियां भरता झाड़ियों में गायब हो गया, भाग गया कमबख्त। बूढ़ा येमेलिया बड़ी देर तक पोते को यह बताता रहा कि कैसे वह 3 दिन तक जंगल में हिरनौटे को खोजता रहा था और कैसे वह उससे बचकर भाग निकला। लड़का सुनता रहा और बूढ़े दादा के साथ जी खोलकर हंसता रहा। मैं तुम्हारे लिए जंगली मुर्गा लाया हूं ग्रिशुक, कहानी खत्म करते हुए येमेलिया दादा ने कहा। इसे मैं न मारता तो भेड़िया खा जाते। जंगली मुर्गे को छील छाल कर साफ किया गया और पतीले में डाल दिया गया। लड़के ने खुशी खुशी शोरबा पिया। सोने से पहले उसने कई बार दादा से पूछा, दादा, हिरनौटा भाग गया? हाँ बेटे, भाग गया। पीला था? हाँ, सारा पीला पीला था, बस थूथनी और खुर काले थे। यह सब सुनते सुनते ही बच्चा सो गया और सारी रात उसे सपने में नन्हा सा पीला पीला हिरनौटा दिखाई देता रहा, जो जंगल में अपनी मां के साथ घूम रहा था। बूढ़ा भी अलाव घर पर सो रहा था और नींद में मुस्कुरा रहा था। ये हुई कहानी हिरनौटा। आशा है आपको पसंद आई होगी। कृपया पॉडकास्ट के साथ जुड़ें और इसे आगे शेयर करें। अगले अंक में मैं कोई नई कहानी या कविता लेकर फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।